सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का इतिहास जिसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 यानी कि प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास, संपूर्ण प्राचीन इतिहास के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं सभी देखेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इनको देखेंगे। इसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है, सभी देखते चले जाएंगे। पूरा प्राचीन इतिहास इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये कालीबंगन जो है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन, जहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, काली चूड़ियाँ मिली हैं, ये है राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं निर्मित थी वो किससे निर्मित थी? तो सेल खड़ी यानी कि स्टेटेलाइट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सेल खड़ी की मुद्राएं हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। कौन सी युग की? कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कौन सा था? व्यापार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी नागरिक थे या ग्रामीण थे? तो नागरिक थे यानी शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी। हड़प्पा, यहाँ से क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जाता था, जो पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता है, नगरीय है या शहरी है? ठीक है, तो ये शहरी सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंटों से निर्मित किए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो है ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रमुख थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे वो कौन से? दयाराम साहनी थे, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि जिसको बंदरगाह कहा जाता था, तो वो बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था वो लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है और कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज हुई थी लोथल में, जो कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर है, बंदरगाह है, वहाँ से इसकी खोज हुई थी। हाथी के दांत के पैमाने बने मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। किस? मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, अमाउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसे किस नाम से पुकारा था? तो कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, सिंधु क्षेत्र में हुआ था, और जो ग्रीक या यूनान के लोगों ने इसको सिंडन कहा, सिंडन के नाम से इसको पुकारा था, सिंडन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य विशेषता क्या है? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? यानी कि भारत में जो सबसे पहला शहर खोजा गया वो शहर कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 ईस्वी में। किसने उत्खनन किया था? दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट आता है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो भारत में जो चांदी की उपलब्धता है इसके प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, किस स्थल से पता चलता है, ये पूछा गया है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो थी वो धौलावीरा में थी। कहाँ? धौलावीरा। हड़प्पा स्थल जो है धौलावीरा, उसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा जो रंग हुआ था, लाल रंग का उपयोग किया गया था। लाल और काले मृदुहंड मिले थे, जिसमें लाल रंग जो है वो सर्वोपरि, सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो विकसित अवस्था में थी, घरों में कुएं कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो जो स्थल था सिंधु घाटी का, मोहनजोदड़ो से वहाँ के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वे कौन से हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, ये दो भारतीय हैं जिन्होंने, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और इसके बाद में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर ये कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हुई उसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य में व्यापारिक संबंध थे? तो सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ये एक जो मोहर मिली है उस पर किसकी आकृति थी? बैल की आकृति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो ये सिंधु क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है, ये कहाँ पाया गया है? तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया है वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहे की नहीं प्राप्ति हुई है। लोहा धातु जो है इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था और इसकी खोज कब की गई थी? वैदिक सभ्यता में 1000 ईसा पूर्व के लगभग में ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे की एक कुल्हाड़ी मिली थी, हैंड-एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गाय के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे ज्यादा हुई है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री को कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो ये किस पर आश्रित होता है? तो मानव समाज ये विलक्षण समाज है और यह मुख्यतः संस्कृत पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिंधु सभ्यता ये संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक युग जिसमें लोगों को पढ़ने लिखने का ज्ञान तो था, पर उनकी जो लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता ये गैर आर्य थी क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्य सभ्यता कौन सी थी, तो आर्यों की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आर्यों से पहले रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है लाल काले मृदभांड। ठीक है, मृदभांड जो मिले हैं मिट्टी के बर्तन जिसमें लाल और काले रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। किसके? सिंधु घाटी संस्कृति जो थी वो वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास शहरी जीवन की सुविधाएं भी थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक खुदाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का जो जानने का जो मूल स्रोत है वो है बर्तन है, जेवर, हथियार और औजार। इनसे पता चलता है कि यहाँ के निवासियों की सभ्यता कैसी थी। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य यानी कि आर्यों से पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ये किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। मोहनजोदड़ो में है विशाल स्नानागार। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल है ये कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। और कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धौलावीरा ये किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पी नगर ये 3 भागों में विभक्त था, तो हड़प्पी नगर जो था धौलावीरा ये 3 भागों में विभक्त था। और यहाँ पर और इसकी क्या विशेषता थी, ये जल निकासी के लिए ही बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, कि जो कि नालियाँ थी वो ईंटों की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं देखते हैं हम लोग। अभी तक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन सारे पूरे कर लिए हैं। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलिए वैदिक सभ्यता में देखते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देखिए सबसे पहले ये पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता का युग काल कौन सा है, तो वैदिक सभ्यता का काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से कितना है, 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक है, जिसमें कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में कौन कौन सी, एक पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल और दूसरी होती है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक संस्कृत का काल जो माना गया है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। और जबकि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो माना गया है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो जो वैदिक काल है इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, वही पूछा गया है। सेकंड देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तंबाकू नहीं उपजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है,
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में इसकी सूचना दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। नेक्स्ट है, भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते हैं ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कपिल हैं। न्याय के गौतम हैं। चावार्क के चावार्क हैं। योग के पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। और वैशेषिक के कड़ाद हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु। कौन है? मनु, ये प्रथम विधि निर्माता हैं। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप कहा जाता है गोधन, गायों को पालने वाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो वेदों की ऋचाओं को जो पढ़ने वाले ऋषि होते थे उनको होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। आगे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद का संबंध जो है वो ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कुल सूक्तियाँ कितनी हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं। अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सभी को पता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और इन सब में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। और वेद त्रयी, 3 वेदों के नाम को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो वेद है। नेक्स्ट है, अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त ये मूलतः पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। पुरुष सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गोपथ ब्राह्मण ये किससे संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था?
तो ये प्रकृति की उपासना से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुलभ सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो मा सद्गमय ये कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सद्गमय ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम ये कहाँ बसे थे? तो आर्य जो भारत में बाहर से आए यानी मध्य एशिया से आए हैं और ये सबसे पहले बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राग युद्ध जिसको कहा जाता था, दास राग युद्ध, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो दास राग युद्ध जो है ये परुसड़ी नदी जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी के किनारे दास राग युद्ध लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6 यानी कि 1/6 थी। ठीक है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित जो नदी है वो सिंधु नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति जो थे ये कैकेयी के शासक थे, कैकेयी के। नेक्स्ट है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा जो कि काबुल इसका स्थान ये कहाँ निर्धारित होता है? तो काबुल जो कुभा नदी है ये काबुल में अफगानिस्तान में ये बहती है। नेक्स्ट है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो कपिल मुनि के द्वारा दार्शनिक प्रणाली जो है वो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। ये किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ये धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित ये किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं, तो निष्क ये स्वर्ण आभूषण से जाने जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म ये प्रमुखता क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ करना ये पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता चलता है वो किसमें? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन सभा जो थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किसमें हुई है? तो ये वैदिक युग में इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों के द्वारा व्यवहार में जो दस्तकारी नहीं लाई गई वो लुहार यानी कि लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति ये सबसे प्राचीनतम स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वो मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो है कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था वेद थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति ये मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ये ईरान से संबंधित है। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड का वर्णन है? वशीकरण, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो ये अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। आर्य शब्द ये इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो ये नरजाति समूह को इंगित करता है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ये किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त जो है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अगन्य जो वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अगन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्बा और क्रमु ये जो दो नदियां हैं ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों का भी संबंध दर्शाती हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये बीजी तिलक ने लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कारों की कुल संख्या होती है 16। ठीक है, जिसको षोडश संस्कार कहा जाता है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत ये मीमांसा से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है बौद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? ये लुम्बिनी में है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो ये जातक कहा जाता है इनको। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन सा है? ये बौद्धों का है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीनतम बिहार कौन सा है? तो नालंदा बिहार ये सबसे प्राचीनतम बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो यह राजगृह में आयोजित की गई थी। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग कौन सा है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का मिलिंद पन्हु, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन
मिलिंद पन्नो, राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये पद्मपाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि बौद्ध और जैन ये दोनों धर्म जो हैं ये विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं पहले बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन से जुड़े प्रतीक। ठीक है, गौतम बुद्ध हाथी, ये हाथी किस चीज का प्रतीक था? तो हाथी ये बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था। कमल ये जन्म का प्रतीक था। सांड यौवन का प्रतीक था। घोड़ा ये गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल ये ज्ञान का प्रतीक था। शेर समृद्धि का प्रतीक था। पदचिन्ह ये निर्वाण का प्रतीक था और स्तूप ये मृत्यु का प्रतीक था। बौद्ध के जीवन से, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक हैं ये। चलिए आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो आलार कलाम, ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दर्शनों के कारण बलवती है? तो गौतम बुद्ध में जो वैराग्य की भावना बलवती है वो 4 दृश्यों से, एक बूढ़ा देखा था, रोगी देखा था और लाश और सन्यासी, ये 4 देखे थे। बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी, इन चारों को देखने के बाद गौतम बुद्ध के अंदर वैराग्य की भावना जागृत हुई। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षा का केंद्र था? बौद्ध भिक्षा का केंद्र ये विक्रमशिला में था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत के संरक्षण प्रदान किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये पाली भाषा में की गई है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। मठ, मंदिर और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित हैं? मठ, मंदिर और स्तूप ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ये दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ, वाराणसी में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था। बोधगया कहाँ स्थित है? तो बोधगया जो है ये बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ये बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो बौद्ध धर्म ने समाज के महिला और शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ये अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विश्व विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोली वंश से संबंधित थी।
किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक के अभिलेखों से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मिनदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था इनका जन्म। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर का इनका मूल नाम वर्धमान था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव ये जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? तो इन्होंने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है? तो वह जैन धर्म है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चालुक्य सोलंकियों ने। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो स्यादवाद सिद्धांत ये जैन धर्म का सिद्धांत है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 वर्ष पूर्व जो है ये पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट है अनेकांतावाद किसका क्रोड़ा यानी कि किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का अनेकांतावाद है, ये इसका दर्शन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित और किस लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन ये बल्लभी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है ये प्राकृत एवं अर्धमागधी भाषा में है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही प्रमुख संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो जो देवदत्त था ये गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख ये संदर्भित करता है कि ये केवल वासुदेव से संबंधित है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मक्खली गोसाल थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानियों का योगदान भागवत संप्रदाय में सबसे ज्यादा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो इस सात्वतों के द्वारा वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो नालंदा विहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब हम लोग देखेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लाइनर उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल का कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाल ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है।
उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वा पूर्व में आक्रमण किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के बीच में के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये उदयन के द्वारा की गई है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? ये बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस यानी कि पूर्व की सेनाओं ने किस नदी के सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इन्होंने झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला था। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मृदभांड यानी कि जो पाटरी कहा जाता है भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? कि उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो उदयन के द्वारा उदयन ने पाटलिपुत्र राजधानी का का चयन किया था सबसे पहले। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये 16 महाजनपदों की सूची जो है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये जो घनानंद था मगध का राजा घनानंद, ये सिकंदर महान के समकालीन राजा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में? ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासन था। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य था जो मगध। ठीक है, मगध ये सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वो घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कहाँ खोदी गई थी? तो नंद राजा के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन किया था वो कौन सा भाग था? तो ये डेरियस ने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्रों के द्वारा मारा गया था? तो अजातशत्रु। ये हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश को पितृहत्या वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया गया था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा इसने बना लिया था। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था।
प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो कली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो गृहपति का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीतियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीत की देखते हैं पहले। प्रथम जैन संगीत किसके समय में? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी में कहाँ? वल्लभी, गुजरात में इसको आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो देवर्ग क्षमाश्रमण इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद में देखेंगे बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीत ये 483 ईसा पूर्व में। शासक तब कौन था? तब शासक था अजातशत्रु, और स्थान यानी कि राजगृह में, और अध्यक्ष था महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय संगीत की बात करें 383 ईसा पूर्व में। शासक था कालाशोक, स्थान था वैशाली, और अध्यक्ष था सर्वकामिनी, जिसको कहा जाता है सब्बकामी। तृतीय बौद्ध संगीत जो 251 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीत की शासक था उस समय अशोक तृतीय बौद्ध संगीत में, और ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुटिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी ये प्रथम सदी ईसा ईस्वी में इसको आयोजित किया गया था। शासक कनिष्क था, स्थान था कुंडलवन कश्मीर में, और इसकी अध्यक्षता किसी वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। महाजनपद और उनकी राजधानी और देख लेते हैं। मगध ये सबसे पुराना था। मगध की राजधानी थी राजगृह या राजगीर। अंग की राजधानी चंपा थी, जो कि आधुनिक भागलपुर है। काशी की राजधानी वाराणसी या बनारस थी। बज्ज की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चेद की राजधानी शक्तिमती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। अस्मक की राजधानी पोदन्नी या पोतन थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। पांचाल की अहिछत्र या कामपिल्य हुआ करती थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर। अवंती की राजधानी उज्जैनी एवं महिष्मती। गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती। सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। कैम्बोज की राजधानी राजपुर हुआ करती थी। आगे देखेंगे हम लोग मौर्य काल से संबंधित, यानी कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल। यूनिट 5 है मौर्य काल, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा था उसका नाम था पढ़। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुलाल था। कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसके नाम देवान पियदस्सी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक को देवान पियदस्सी या देवों का प्रिय कहा जाता है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये चाणक्य ने मुख्य रूप से मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये चाणक्य ने की थी। सांची किस कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची जो है ये बौद्ध कला और मूर्तिकला का निरूपण करता है। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये कारुबाकी थी इसकी पत्नी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी का इसने प्रयोग किया है।
बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो अशोक को तक्षशिला भेजा गया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में इसने विभाजित किया है। कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो अर्थशास्त्र पर राजनीतिक नीतियों में पहला प्रकाश डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी इसको बनाया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः क्या बना था? महल किसका बना था? जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो पहला मकान बना था, महल बना था, ये लकड़ी का बना था। बराबर यानी कि जो गया जिले में है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रू स्तंभ में अशोक ने मगध का सम्राट स्वयं को बताया था। अर्थशास्त्र का उल्लेख समकालीन था, तो अर्थशास्त्र का उल्लेख ये चंद्रगुप्त के समकालीन था। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो मौर्य वंश ने शासन किया है। इसके बाद में मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला है। जिसके ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह क्या है? तो वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो वह इंडिया है। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो राज्य का 7वां अंग था मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस जो था ये बिंदुसार के शासनकाल में ये भारत आया था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र के कुलंदी बाग प्राचीन स्थान ये कहाँ था? तो कुलंदी बाग प्राचीन स्थल ये पाटलिपुत्र का स्थल है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो ये अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण क्या है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि से अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो जेम्स प्रिंसेप था। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख जो है वो कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का जो शिलालेख है 13वें शिलालेख में ये प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो सेल्यूकस ने पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था।
अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे जो था ये मिस्र का राजा हुआ करता था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। अशोक ने 1261 ईस्वी ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सलाह के लिए उसने त्याग दिया था।